स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला ही चैप्टर जो काश्यप संहिता का है वो लेहन अध्याय का है। ये जो काश्यप संहिता है ये मेन ग्रंथ है, एक तरह से कहें कि मुख्य आर्ष ग्रंथ है कौमार भृत्य के संदर्भ में। और ये जो संहिता है ये पूरी तरीके से उपलब्ध भी नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे इसके जो है चैप्टर्स में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारा जो है विलुप्त है। लेकिन जो भी संहिता उपलब्ध है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ही बाल रोग से संबंधित और स्त्री और प्रसूति रोग से संबंधित काफ़ी डिस्क्रिप्शन इसमें अच्छा मिल जाता है। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे जो पहला चैप्टर है वो लेहन अध्याय का। ये जो काश्यप संहिता है इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें जैसे चरक संहिता है आपकी, वैसे ही इसमें भी 120 चैप्टर हैं और 8 स्थान है ना। लेकिन पूरा अगर काश्यप तंत्र की बात करें तो उसमें जो है साखिलम खिल स्थान के साथ में इसको जो है इसमें 200 अध्याय हो जाते हैं। तो जब खिल स्थान के साथ इसको जोड़ेंगे तो फिर ये 200 इसमें चैप्टर्स होते हैं। जो कहा गया है साखिलम तंत्रम उच्यते, अगर खिल स्थान जोड़ेंगे तो इसको फिर काश्यप तंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो जो 8 स्थान है उसमें सूत्र स्थान में 30 स्थान, निदान स्थान में 8, विमान में 8, शरीर में 8, इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर, चिकित्सा स्थान में भी 12 चैप्टर, सिद्धि स्थान में भी 12 चैप्टर, कल्प में भी 12 चैप्टर हैं और खिल स्थान में 80 चैप्टर। इस तरह से ये पूरा जो है काश्यप जो तंत्र है वो 120 चैप्टर का है। अब हम बात करेंगे काश्यप संहिता का जो पहला चैप्टर है काश्यप सूत्र स्थान का। सूत्र स्थान में जो पहला चैप्टर है वो है लेहन अध्याय। अगर सूत्र स्थान की बात करें तो इसमें लगभग 11 चैप्टर अवेलेबल हैं। टोटल तो 30 चैप्टर हैं लेकिन अवेलेबल इस समय कितने हैं? 11 हैं। और उन चैप्टर्स के पार्ट भी काफ़ी मिसिंग है। तो पहला जो चैप्टर है वो लेहन अध्याय है। लेहन अध्याय जो संबंधित है वो लेहन कर्म से संबंधित है। हाँ, एक बार हम देख लेते हैं कि सूत्र स्थान के कौन कौन से चैप्टर उपलब्ध हैं। तो इसमें जैसे लेहन अध्याय, क्षीरोत्पत्ति 19वां चैप्टर, दंत जनिका अध्याय, चूड़ाकर्णीय, स्नेहाध्याय, स्वेदाध्याय, उपकल्पनीय, वेदनाध्याय, चिकित्सा संपदीय, रोगाध्याय और लक्षणाध्याय। ये इतने 11 चैप्टर जो है उसमें अवेलेबल हैं, जबकि होना चाहिए था 30, लेकिन जो उपलब्ध है चैप्टर सूत्र स्थान में वो हैं 11। अब हम लेहन कर्म की बात करेंगे। लेहन कर्म क्या है? लेहन कर्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी को, व्याधि क्षमता को बढ़ा सकते हैं। या यूँ कहें कि बच्चे का सुख और दुख वो लेहन के ऊपर आश्रित है। जैसा कि हमारे आचार्य काश्यप ने कहा है कि सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहन आश्रम। बालक का जो सुख और दुख है, बालक माने रोगी रहेगा या निरोगी रहेगा, समझ रहे हैं, वो किस पर निर्भर है? लेहन कर्म। ये लेहन कर्म की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ऐसा ही धात्री या माँ का भी रोल होता है बच्चे के सुख दुख में। तो वहां पर भी ऐसा ही रेफरेंस आता है, सुखम दुखम ही बालानाम धात्री मूल संशयम। यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहन आश्रम। तो अब ये जो लेहन कर्म है ना, जैसे वैक्सीनेशन होता है आपका, तो वैक्सीनेशन से क्या होता है? इम्यूनिटी पैदा होती है, एक स्पेसिफिक टाइप इम्यूनिटी पैदा होती है एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, डिजीज के प्रति जो है आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है। अगर हमने ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगाई तो ट्यूबरक्लोसिस से ही रक्षा होगी, मीजल्स के लगाई तो मीजल्स के लिए ही उससे रक्षा होगी। लेकिन ये जो हमारा वैक्सीनेशन है लेहन कर्म के द्वारा जो इम्यून इन्हेंस होता है, उसमें जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अननोन बैक्टीरिया, अननोन वायरस या जिन बीमारियों की कोई वैक्सीन्स नहीं उपलब्ध है वहां पर भी ये हमारा जो है लेहन कर्म काम कर सकता है, क्योंकि बच्चे की जो जनरल इम्यूनिटी है वो बेहतर होगी। इससे ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ साथ अगर सेलुलर इम्यूनिटी भी है ना वो भी इनहेंस होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है।
तो अब हम बात करेंगे कि लेहन कर्म किन्हें कराना चाहिए और किन्हें नहीं कराना चाहिए। तो आचार्य काश्यप ने जो डिस्क्राइब किया है कि लेहन कर्म किनको कराना चाहिए, तो यहाँ पर यह है कि अक्षीरा जननी ये साम अल्प क्षीरापि वा भवेत, जिनकी माँ को दूध नहीं हो रहा, मीन्स नॉन लैक्टेटिंग मदर है जो, या पुअर लैक्टेशन है, जिनको स्तन्य दुष्टि है, स्तन्य जो है प्रॉपर नहीं है, शुद्ध स्तन नहीं है। शुद्ध स्तन्य के लक्षण समझते हैं ना। शुद्ध स्तन्य का जो काश्यप ने लक्षण बताया है कि निर्व्याधिर, बिना व्याधि के बालक की जो है वृद्धि होती रहे, वो शुद्ध स्तन है। शुद्ध स्तन के और भी चरक ने भी लक्षण बताए हैं, वो आगे देखेंगे। तो जिस माँ का स्तन शुद्ध नहीं है, या दूध नहीं हो रहा है, या पुअर लैक्टेशन है, प्रसूता है, रिसेंटली डिलीवर्ड है, ऐसे बच्चे जो अभी अभी जो है डिलीवर्ड हुए हैं, दुष्प्रजाता या डिफिकल्ट लेबर है, और मदर हैविंग सेवियर इलनेस, दुष्प्रजाता भ्रसम व्याधि निपीड़िता ये सुता। समझे कि जिन बच्चों की माँ को काफ़ी बीमारियां हुई हैं और जो लेबर हुआ है वो बड़े कष्ट के साथ हुआ है, तो ऐसे बच्चों को भी लेहन कर्म क्या कहा गया है कि कराना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की जो प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वातिक पैतिक प्रकृति अगर जिन बच्चों की है, खासकर मतलब कफ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, स्तन्येन ये न तृप्यन्ति पीत्वा पीत्वा रुदन्ति च, ऐसे बालक जो दूध पी करके बार बार जो है रुदन करते हैं, इट मीन्स उनकी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, दूध पीते हैं और उनका डाइजेशन अच्छे से हो जा रहा है और बार बार फिर वो डिमांड करने लग जाते हैं दूध की। ऐसे बच्चों को भी लेहन कर्म ज़्यादा अच्छे से आप करा सकते हैं या कराना चाहिए। साथ ही साथ ये कहा गया है जिनको रात में नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती, भूख की वजह से, और महासना अत्यधिक भोजन करने वाले हैं, अल्प मूत्र पुरीसाश जिनका मलमूत्र जो है कम मात्रा में होता है। अगर अग्नि हमारे शरीर की अच्छी है तो मलमूत्र की उत्पत्ति, दोषों की उत्पत्ति इनकी कम होगी, सार भाग ज़्यादा होगा और किट्ट भाग कम निकलेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे बालक जिनकी दीप्ताग्नि है, अग्नि जो है अच्छी है, उनको लेहन कर्म हमें कराना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ बताई है उन्होंने, निरामयश तन्वो मृदंगाश ये चाकर्षिता वर्षा कर्म ना कुर्वंती बाला ये चा त्रिहात परम, ऐसे बालक जो निरोगी हैं, पतले दुबले हैं, कर्षित भी हैं, वर्षा कर्म मीन्स मल त्याग जो है 3-3 दिन तक मल का त्याग नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को भी लेहन कर्म करा सकते हैं। तो इसमें जो आपने ऑब्जर्व किया कि एक तो माँ की कंडीशन, एक जो है बच्चे की कंडीशन। तो माँ की कंडीशन क्या बताई कि जिनको दूध नहीं हो रहा हो, है ना, कम हो रहा हो, दुष्प्रजाता हो, अत्यधिक व्याधियों से पीड़ित माँ के बच्चे हों, ठीक है ना। और कंडीशन जो बच्चे की है, बच्चे की जो प्रकृति है खासकर वात पित्त वाली हो, कफज प्रकृति विशेष रूप से ना हो, है ना, कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ ना हो, और साथ ही साथ जो है जिनकी अग्नि अच्छी हो, एपेटाइट अच्छी हो, अत्यधिक मल का त्याग न करते हो, ऐसे बच्चों को लेहन कर्म और बीमारी की अवस्था में ना हो। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के समय भी अगर बच्चे बीमार रहते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन नहीं कराया जाता है। समझ लीजिए उस जमाने में भी आचार्य काश्यप ने यह चीज़ बताई कि निरामयस्य, जो बच्चे बीमार नहीं हैं उन बच्चों को ही लेहन कर्म कराना है, लेकिन अगर बीमारी की अवस्था में है तो उस टाइम पे लेहन ना कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम किन बच्चों को लेहन कर्म नहीं कराते हैं। तो कल्याण मात्र को, पहला क्या शब्द आया था, कल्याण मात्रक, मदरलेस आर हैविंग स्टेप मदर। ये जो कल्याण मात्रक है जिनकी माँ ना हो या स्टेप मदर हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसे बच्चों क्यों मना किया गया, मतलब मना इसलिए किया कि आपने लेहन कर्म कराया, कहीं उसका कोई दुष्प्रभाव पड़ गया अगर शरीर पे तो कौन फिर उस समस्या को झेलेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में अगर कराना भी है तो बड़ा सोच समझ के कराना है। वहाँ का इंडिकेशन ये है, गुरु स्तन्यो सुतः सर्व रसासिन्ना, जो बच्चे गुरु स्तन्य का सेवन कर रहे हो, मीन्स ऐसा स्तन्य जो डाइजेशन के लिए हैवी हो,
बच्चे प्रॉपर तरीके से उसको डाइजेस्ट ना कर पाएं, ऐसे स्तन्य का सेवन करने वाले और सारे रसों का, मदर जो है ऐसी माँ जो हर तरह के रसों का सेवन कर रही हो, ऐसे बच्चों के, ऐसे माताओं के बच्चों को भी थोड़ा सा लेहन कर्म नहीं कराना चाहिए। सभी रस का सेवन करने वाली माँ, इट मीन्स वो जो है ना सावधानी नहीं बरत रही, ऐसी माताओं का जो दूध है वो दूषित हो सकता है। साथ ही साथ क्या है, ये तो हो गई माँ की कंडीशन। अब बच्चे की कंडीशन की अगर बात करें तो मंदाग्नि जठरो जना निद्रालु बहुबिंड मूत्र स्वल्पो यो दृढ़ गात्र का। जिनकी अग्नि मंद है, जिन बच्चों की अग्नि मंद है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है, निद्रा वहाँ ज़्यादा निद्रा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी गृहिणी प्रॉपर नहीं है, अजीर्ण अवस्था में। साथ ही साथ वहां पर हमने बात की थी इंडिकेशन में कि जो बच्चे निरामय हों, बीमारी से रहित हैं, ऐसे बच्चों को लेहन कर्म कराना है। यहां पर क्या है, जो बच्चे बीमार हैं, अजीर्ण हो या ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों से ग्रसित हों, ऊर्ध्व जत्रुगत मीन्स क्लैविकल्स के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं, आम अवस्था में, ज्वर में, अतिसार में, कामला, शोथ, पांडु, हृदरोग, श्वास, कास, गुदा, बस्ती, उदर, इन सब के रोग, अनाह, विसर्प, गंड, छर्दी, अरोचक और गृह रोगों में, ठीक है ना। ओवरऑल आप देखेंगे बीमारी की अवस्था में बच्चे को लेहन कर्म अवॉइड करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, एक जनरल कंडीशन भी है, ना लेहे दल सके, ना अहनी, ना सितम, ना दुर्दिन पुरोवाते, ना सात्यम, नाति मात्रया। लेहन कर्म जो है अलसक की कंडीशन में, अलसक समझते हैं ना, अलसी भूतस्तेन अलसको, माने भोजन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक तरह से ये भी एक इंडाइजेशन की कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आप लेहन कर्म कराएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कराना है, ना भोजन करने के तुरंत बाद कराना है, ना दुर्दिन पूर्ववात, पूर्वी वायु चल रही हो, दुर्दिन में पूर्वी वायु चल रही हो। पूर्वी वायु में क्या होता है कि आमज कंडीशन थोड़ा सा बढ़ जाती है, वहाँ पे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दुर्दिन समझते हैं, मेघ बादल गरज रहे हो, है ना, पानी बरस रहा हो, और उस टाइम पे आपने अगर लेहन कर्म कराया, अब बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आपको किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा या उसे कहीं रिफर करना पड़ा, तो कहीं जा पाएंगे आप? तो ऐसा कार्य कोई ना करें जिससे कोई अचानक से प्रॉब्लम हो और आप जा ना पाए कहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि ना दुर्दिन ना पूर्ववाते। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ना सात्यम नाति मात्रया, असात्म चीज का लेहन। अगर किसी बच्चे को मधु से एलर्जी है, अब आप मधु के साथ कराएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई ऐसी ड्रग जिससे उसको एलर्जी है, उससे आप लेहन कर्म करा रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको पता है कि इस बच्चे को इस ड्रग से या इस औषधि या इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसका उस औषधि से आपको लेहन कर्म नहीं कराना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अत्यधिक मात्रा में लेहन कर्म नहीं कराना है। अब बात करेंगे हम लेहन द्रव्यों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेहन कर्म की आचार्य काश्यप ने बताई है, दैट इज स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन, सोने को कैसे देना है, तो उन्होंने कहा है, विध्रस्य धौते द्रसादि प्रांग मुखी लघुनामन आमत्य मधुसर्पिभ्याम लेहित कनकम से। यहाँ पे कहा गया है, पहले के समय में क्या किया करते थे कि कोई भी द्रसादि, कोई भी पत्थर ले लीजिए, है ना, उसको धो करके प्रॉपर तरीके से स्वर्ण की एक सलाखा लीजिए और उसको घिस करके 1 या 2 राउंड करके उसको शहद से चटाना है। तो ये रेफरेंस मिलता है हमारे यहाँ की मधु और घृत के साथ जो है उस स्वर्ण को पत्थर पे घिस करके चटाना है। ये आचार्य काश्यप ने डिस्क्राइब किया है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे जो लाभ है, स्वर्ण प्राशनम हेतन मेधा अग्निबलवर्धनम। ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये मेधा हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ा रहा है, अग्नि को बढ़ा रहा है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, बल वर्धन भी है, आयुष्यम हमारी लॉन्गेविटी को भी बढ़ा रहा है, मंगलम मंगलकारी है, पुण्यम ब्रस्यम ब्रस्ता कारक है, वर्ण्यम कंप्लेक्शन को भी अच्छा करता है।
ग्रहापहम, साथ ही जो भी ग्रह रोग हैं इन सबको भी नष्ट करता है या इनसे बचाव करता है। तो कितने इसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ इसमें एक बात आती है कि कितने समय तक कराएं तो क्या लाभ मिलेगा। तो इसमें यह कहा गया कि मासाद परम मेधावी, मासाद परम मेधावी व्याधिर्भीर न दृश्यते। अगर आप उस स्वर्ण प्राशन को 1 महीने तक करा रहे हैं तो बालक क्या होगा, परम मेधावी, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। साथ ही साथ व्याधिर्भीर न दृश्यते, व्याधियों से वो ग्रसित नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का व्याधि समत्व अच्छा हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो जाए, तो कम से कम हमें जो है 1 महीने तक स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल भी हो जाएगा वो। लेकिन अगर आपको और अच्छा करना है, उसको श्रुद्धर, उसके इंटेलेक्ट को और बढ़ाना है, तो क्या कर सकते हैं, खड़भिर मास है श्रुद्धरा, 6 महीने तक सेवन कराएंगे। तो ऐसा रेफरेंस हमारे काश्यप संहिता में मिलता है और इस स्वर्ण प्राशन से लाभ भी मिलता है। आज के समय में देखें, उस समय क्या कहा गया था कि स्वर्ण सीधे सीधे स्वर्ण सलाखा को ही घिस करके चटाया जाता है। लेकिन इस समय क्या होता है, इस समय में हम लोग जो है सीधे स्वर्ण को न दे करके स्वर्ण को जो है भस्म के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वर्ण भस्म को कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसकी जो सामान्य डोज होती है दैट इज 0.1 to 0.2 mg, 0.1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। 0.1 to 0.2 mg पर kg बॉडी वेट दे सकते हैं। अगर कोई 10 किलो का बच्चा है और हमें उसे स्वर्ण प्राशन कराना है तो उसमें कितना स्वर्ण भस्म देना चाहिए, लगभग जो है 10 mg, आप 1 mg दे सकते हैं, 1 mg भी दे सकते हैं और 2 mg, तो 1 to 2 mg आप उसको कम से कम उतना देंगे तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। और किसके साथ देना हमें, मधु और घृत के साथ में। मधु और घृत की क्या इंपॉर्टेंस है, सामान्यतया आम पब्लिक तो कहती है मधु और घृत शहद और घी साथ में मिलाएंगे तो जहर बन जाता है। तो फिर आप कैसे उनके बच्चे को आप शहद और घी के साथ दे पाएंगे। तो जो शहद और घी है, अगर ये आप कम मात्रा में मिलाते हैं, समझ रहे हैं, जब कम मात्रा में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। समझ रहे हैं ना। जब टॉक्सिक नेचर का होगा तो उसमें जो गुण होते हैं, कौन कौन गुण होते हैं, जो विष के गुण कौन से होते हैं, बेवाई, विकासी, सर, तुरंत मतलब उसका जो सिमुलेशन होता है वो तुरंत बॉडी में होता है। तो आपकी जो स्वर्ण भस्म है वो अगर मधुघृत के साथ में दे रहे हैं मिला करके तो उसका जो सिमुलेशन होगा प्रॉपर होगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है तो बॉडी में करना है ना। जब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होगी तभी तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इनहेंस होगा। तो इसमें जो शहद होती है ना, शहद पॉलन से कलेक्ट होती है। अब पॉलन को आप क्या समझते हैं, पोटेंट एंटी एलर्जिक होता है पॉलन। अब पॉलन से जो है शहद बनती है। तो एक तरह से शहद जो होता है ना, अगर आप कम मात्रा में आप देते हैं शहद को, ज़्यादा लंबे समय तक देते हैं तो उससे भी इम्यून सिस्टम हमारा इनहेंस होता है। आप स्वर्ण भस्म भी ना दें, खाली शहद को ही लंबे समय तक आप थोड़ा कम मात्रा में देते रहें तो भी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो व्याधियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और घी के साथ में अगर देते हैं तो और अच्छा है। घी जो है एनर्जी प्रोवाइडर का भी काम करता है। तो मधु और घृत स्वर्ण भस्म के साथ अगर हम देते हैं तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही साथ जो इंटेलेक्ट है, वर्ण है, बल है, सारी चीजें इंप्रूव करती है। तो इस तरह से हमें स्वर्ण प्राशन प्रयोग कराना चाहिए। अब और भी चीजें हैं जिनसे भी आप प्राशन करा सकते हैं, जैसे कि कल्याणकम, पंचगव्यम, मेध्यम, ब्राह्मी घृतम च। आप कल्याणक घृत से भी करा सकते हैं, पंचगव्य घृत से भी करा सकते हैं, मेध्यम और ब्राह्मी घृत, ये तीनों जो है मेध्य। अगर आप मेधावर्धन नहीं कराना चाह रहे हैं तो कल्याणक, पंचगव्य और ब्राह्मी घृत से भी आप करा सकते हैं। साथ ही साथ इनसे भी नहीं कराना, और भी मेडिसिन है, समंगा, त्रिफला, ब्राह्मी, द्वैबले, समंगा, मंजिष्ठा, त्रिफला से भी आप करा सकते हैं, ब्राह्मी से भी करा सकते हैं, बला, चित्रक, इन सबको जो है मधु और घृत के साथ मिला करके मेधा आयु बल की वृद्धि के लिए हम स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। अब आती है बात कि
कुछ और भी ड्रग हैं, कुष्ठ है, बटांकुर है, गौरी, पिपल्य त्रिफला वचा, ससेंदोस्य घृतम, पक्वम मेधा जन्नम। तो इन सब चीज़ों से जो है घृत बना करके भी आप स्वर्ण करा सकते हैं। एक अभय घृत है, अभय घृत भी डिस्क्राइब किया गया है आचार्य काश्यप के द्वारा, उसके द्वारा भी हम ये उसको जो है लेहन करा सकते हैं। ठीक है ना, लेहन कर्म के लिए हम अभय घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अभय घृत है ना, इसमें क्या क्या है, ब्राह्मी, सिद्धार्थक, कुष्ठ, संधव, सारिवा, वचा, पिप्पली, ये सारी चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट घृत जो डिस्क्राइब किया गया है आचार्य काश्यप के द्वारा लेहन अध्याय में, दैट इज संवर्धन घृत। संवर्धन घृत, संवर्धन घृत क्या करता है, जैसे कि इसका नाम है ना कि संवर्धन, शरीर का संवर्धन तो करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, ये ऐसे बच्चों को भी हम यूज करा सकते हैं जो पंगु हैं, मूक हैं, श्रुति हैं, जड़ हैं। ऐसे बच्चों को भी हम इस संवर्धन का घृत का प्रयोग करा सकते हैं। पंगु जो चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, मूक हैं मीन्स बोल नहीं पा रहे हैं, अश्रुति मीन्स सुन नहीं पा रहे हैं, जड़ है, जड़ मीन्स मंद बुद्धि वाले। इट मीन्स जो भी कंडीशंस हमको देखने को मिलती है, जैसे सीपी के बच्चे आ गए हमारे पास, मेंटल रिटार्डेशन के हैं, ऐसे बच्चों को भी हम अगर इस संवर्धन का प्रयोग कराएं तो भी उनसे लाभ हमें मिलता है। अब आप बात करें कंपोजिशन की, इस संवर्धन घृत में क्या क्या चीजें होती हैं, खदिरा, प्रश्न पर्णीचा, शत संदोम बले, केबुक, कषाय। इसमें जो प्रमुख रूप से क्या क्या मेडिसिन है, खदिर, प्रश्न पर्णी, चंदन, चंदन को क्या कहते हैं, तिंदुक या अर्जुन से ले सकते हैं, सैंधव, बला, अतिबला, केबुक और दूध और घृत, इनसे मिलकर के ये संवर्धन घृत बनता है। ठीक है ना, तो आप इनका प्रयोग भी आप अपने प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। संवर्धन घृत बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, SDM का आता है संवर्धन घृत, आप यूज कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। तो अगर ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप खुद से निर्माण कर लें। अब इस चैप्टर में लेहन कर्म का तो डिस्क्रिप्शन है, साथ ही साथ इस जो लेहन अध्याय में है ये कुछ और चीज़ें भी डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ये बताया गया कि गर्मी जो है बच्चे के लिए क्या साथ में होता है, और बच्चे को जो गर्भावस्था में बच्चा है उसको डाइट कैसे मिलती है। तो यद अन्नपानम प्रायण गर्भिणी स्त्री निसेवित, जिस अन्नपान का सेवन गर्भिणी स्त्री करती है, रसो निवर्तते तादृक त्रिधा चास, वो 3 में डिवाइड हो जाता है। एक अंश से उसकी क्या होती है, मातृ पुष्टि, एक अंश से खुद उस गर्भिणी माँ की पुष्टि होती है, द्वितीय से क्या होता है, गर्भी की पुष्टि होती है, तीसरे पार्ट से क्या होती है, स्तन की पुष्टि होती है। वो स्तन की माने जो लैक्टेशन है ना, वो भविष्य में कैसे अच्छा होगा, ये जो है उस जो गर्भिणी जो आहार लेती है उससे डिसाइड होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेविता अन्नपानानि गर्भिण्या यान्य तानि साप्यानि बालस्य तस्मात् अन्योपचारेत। मीन्स जिस अन्नपान का सेवन गर्भिणी करती है गर्भावस्था में, वो चीजें बच्चे को भविष्य में साथ में हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्भावस्था में जिस तरह का आहार विहार माँ लेती है, वैसा आहार विहार बच्चे को भी साथ होने के चांसेस होते हैं। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए गर्भिणी माँ को भी ऐसे ही आहार विहार लेना चाहिए जो बच्चे के लिए अच्छे हो, और भविष्य में भी अगर उस टाइप की वो डाइट से ले तो उसके लिए वो उत्तम रहे। अगर गर्भावस्था में माँ नशे का शिकार है, नशे का सेवन कर रही है, तो उस बच्चे को भी नशा साथ होने लग जाएगा, साथ में साथ में कंडीशन हो जाएगी। इस चैप्टर में एक और डिस्क्रिप्शन है प्रकृति के बारे में भी। प्रकृति को क्या कहा गया, स्थूण, वात पित्त स्थूणास, तीसरा प्रकृति, 3 प्रकृति बताई, फिर द्वंद्वज भी है। इस तरह से प्रकृतियों का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया गया है, और समस्थूण प्रकृति को जो है
निरोगी बताया गया है, और जो वातिक आदि जो प्रकृतियां हैं, द्वंद्वज प्रकृतियां हैं, इनको जो है क्या बताया गया, सदातुरा नाम से। इस चैप्टर में एक चीज और डिस्क्राइब्ड है, औसत मात्रा का भी। वहां पे क्या गया है कि उत्पन्न होने वाले बालक को ये औषधि को कितनी मात्रा, औषधि की कितनी मात्रा देना चाहिए। तो वहां पे कहा है विडंग फल मात्रम, विडंग फल मात्रम टू जात मात्र से देहिनाम भेषजम मधुसर्पिभ्याम। ये जो जात मात्र बालक है ना, उत्पन्न होने वाले बालक को विडंग, छोटा जो फल होता है विडंग, लगभग जो है 100 mg से 100 mg के आसपास मान लीजिए, ठीक है ना। तो इतनी मात्रा में आप मेडिसिन दे सकते हैं। वो भी ऐसी मेडिसिन देना है जो मधुर हो, साथ में हो, संख्या भस्मी की नहीं देना है। अगर भस्मी वगैरह है तो उनकी डोज तो अकॉर्डिंगली उतनी कम होगी, समझ लीजिए, है ना। भस्मों, एक तो भस्मों की डोज बहुत कम होगी, और साथ ही साथ जो है उसमें जो टॉक्सिक नेचर की है उनकी तो बहुत कम होगी। तो ये सारी चीजें देख करके आपको, ऐसा नहीं कि विडंग फल मात्रा बता दी गई तो कोई भी चीज हो आपने उठा करके विडंग फल मात्रा दे दिया, ठीक है ना। साथ ही साथ जो औषधि है उसको कितना बढ़ाना है, वर्धमानस से तो शिशुर मासे मासे विवर्धित, एक एक महीने में उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन आमलक प्रमाण से ज्यादा फिर नहीं बढ़ाना है। तो ये औषध मात्रा के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। इस तरह से ये जो लेहन अध्याय है, इसमें लेहन क्रम के बारे में, प्रकृति के बारे में, गर्भिणी जो आहार विहार लेती है उसके बारे में, उसका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ जो है औषध मात्रा का भी डिस्क्रिप्शन इस लेहन अध्याय में मिलता है। थैंक यू।